नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी लोक भारती इकाई 2 का 7वां अध्याय जिसका नाम है शिष्टाचार, जिसके लेखक है भीष्म साहनी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है भीष्म साहनी के बारे में। आपके व्यवहार में शिष्टाचार झलकता है, इस विषय पर चर्चा कीजिए कि आप किस प्रकार से शिष्टाचार से अच्छे विचारों से रहते हैं, उनके बारे में आपको कहना है। तो सबसे पहले हम भीष्म साहनी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ और मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। इनका परिचय ऐसा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष व मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। इनकी प्रमुख कृतियों में है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि। कहानी संग्रह है झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर आदि। यह सभी उपन्यास रहे। कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी आदि नाटक, आज के अतीत, आत्मकथाएं। इस प्रकार से इन्होंने अपने साहित्य को लिखा है। अब गद्य संबंधी कुछ ऐसा है कि यह एक चरित्रात्मक कहानी है। चरित्रात्मक अर्थात इससे मनुष्य का चरित्र झलकता है। जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी होती है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब हम कहानी का पठन करेंगे। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। कहती है कि यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो। बनमानस अर्थात जो कि जंगलों में रहता है, ऐसे मनुष्य को कहाँ से पकड़ लाए। इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती भी रहूँगी। इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। तलब का अर्थ होता है पेमेंट या उसकी जो पगार होगी वो। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? श्रीमती बोलती है कि तो काम भी वैसा ही करता होगा। आगे है, यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी के भोवे चढ़ गई, अर्थात गुस्से में आ गई हो। जो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दगाकर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करेगा तो पाई का हिसाब ठीक देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं।
श्रीमती जी का व्यवहार नौकरी के साथ नौकरों का सा ही था। यूँ भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निकल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नोबेल की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। अर्थात वो जो श्रीमती जी थी वो जासूसों के नोवेल को पढ़ती थी। काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, उस पर अजड़ और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्टील हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। शिथिल मतलब क्या, वो ढूंढ नहीं रहे थे नौकर को। नौकर उजड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपये। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे। हेतु के कपड़े मैली होकर जगह जगह से फटने लगे। मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला दिखे धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। पर यहाँ पहुँच कर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था। वो प्रथमानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। मुंडन अर्थात जब बाल कटवाते हैं ना छोटे बच्चों के, तब बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटी। दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने कपड़े की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। अर्थात उन्होंने अब नौकर पे ध्यान देना बंद कर दिया, वो दूसरे काम में लग गए। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों टांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दे, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ। श्रीमान का क्रोध उभरने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और उसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु ऐसे मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छुट्टे ही हेतु के मुंह पर एक चाटा मार दिया। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। चाटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। अर्थात नौकर का सम्मान कुछ नहीं होता। श्रीमती को इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी। हो न हो, इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ जो इस लंपट पर विश्वास करती रही। सब ताले खोलकर उसके सामने रख दिए। इससे न मालूम किस किस चीज़ पर हाथ साफ किया है। जो आज के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए। जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, घर क्यों जाना चाहते हो?
क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाने चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके फिर भी काम में जुट जाता। बरामदे के कोने में जाकर बैठ गया और न हो न हा चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्र ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, फिर तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाला। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रक खोलकर अपनी चीज़ों को पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज़ कैसे याद रह सकती। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकर को योज भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है। जाएगा कहा? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की। वह चिंता करेगा। तुम अपने चीज़ों को अच्छी तरह देख लो। अगर कोई चीज़ भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ न मिलती तो वह हेतु को गालियाँ देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसने पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शीतल अरूप चेहरा। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया है अपना? हेतु ने धीरे से कहा, जी कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं हो? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर आंखें कैसी ऐसी छलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बाबू राम गोपाल पसीज उठे। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले, जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु ने कहा। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते ही फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी ना बोले। क्यों? हेतु ने धीरे से कहा, जी वहाँ कैसे कहता? खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। वो श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उजड़ गवार के मुंह की ओर देखने लगे। तो इससे जो अमीर है वो तो चरित्रवान नहीं दिखे, पर जो गरीब इंसान है उसने अपने चरित्र, अपने शिष्टाचार को बहुत ही सुंदरता से यहाँ दर्शाया। इसी के साथ बच्चों आपका यह अध्याय शिष्टाचार समाप्त होता है। धन्यवाद।